ओके। नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग मुगलों की नीतियां पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मुगलों की नीतियां। ठीक, अब हम अपने पढ़ाई के क्रम में दिल्ली सल्तनत के बाद से मुगल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें हम लोग आज एक सामान्य परिचय में दूंगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री तो आप क्विटी में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा, बिकॉज दैट टुडे वी विल रीड अबाउट द पॉलिसीज ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल साम्राज्य का जो पॉलिसीज थे वो हम आज डिस्कशन करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट राजपूत पॉलिसी। हम क्या पढ़ेंगे आज? राजपूत पॉलिसी के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, जब आप अध्ययन करते हैं तो मध्यकालीन इतिहास में एक अप्रोच होता है। अगर लंबा लंबा अप्रोच है जो इंटरलिंकेज होता है एक दूसरे से, अगर उस अप्रोच में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। नहीं तो आप इंडिविजुअल फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये बिखरा लगेगा, बड़ा बड़ा लगेगा और कठिन हो जाता है। इसलिए मध्यकाल का जो नीतियां हैं एक जगह पढ़ना चाहिए, चाहे वो दिल्ली सल्तनत की नीति हो या आपको मुगल काल का कोई भी नीति। जैसे हमने आज राजपूत नीति हमको पढ़ना है, तो राजपूत नीति में पूरा नीतियां एक जगह, अकबर के अधीन, उसके बाद से औरंगजेब के अधीन, अब एक नीति हो गया। जस्ट इसके बाद से हम तुरंत इसके रिलीजियस पॉलिसीज पर आ जाएंगे, इसके धार्मिक नीति पर आ जाएंगे। फिर इसके बाद दक्कन पॉलिसीज का हमें इसका डिस्कशन करना चाहिए। तो जो आपको एक लगता होगा कि एक नीति, जो इसकी नीतिज हैं, जो नीतियां हैं, ठीक है, वो एक जगह आपकी कवर हो जाएगी और एक अप्रोच में आप उसको लेकर आगे बढ़िएगा। हालांकि सब नीतियां देखिए इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, लेकिन उनके जो कॉन्सेप्ट है, जो थोड़ा बहुत इनके अंदर इंटरलिंकेज है, चाहे राजपूत नीति, धार्मिक नीति, दक्कन नीति, ठीक है, इसमें खास करके राजपूत और धार्मिक नीतियां एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा जुड़ी हुई हैं, तो वो समझने में आसानी हो जाता है उसको। ठीक है, तो इस तरह से इसका मुझे लगता है कि बेस्ट फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट यही होगा कि जो भी नीतियां हैं उसको हम एक जगह, एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में तैयार कर लें। ठीक, तो हम आज अपने क्लास में जिसका अध्ययन करेंगे वो होगा हमारा मूल रूप से मुगलों की नीतियां। ठीक है, मुगलों की नीतियां होंगी और इस नीतियां में हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा राजपूत नीति। ठीक है, राजपूत नीति। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा होगा। इस राजपूत नीति के बाद सीक्वेंस में हम धार्मिक नीति देखेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ा तो उसके प्रशासन, उसमें मनसबदारी, केंद्रीय प्रांतीय स्थानीय व्यवस्था, फिर अर्थव्यवस्था, इस तरह से हम देखेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री अभी चूंकि ये पीटी में आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इनके विषय में सामान्य जो जनरल इंट्रोडक्शन है मुगलों के विषय में आप जानते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम एक आपको सामान्यतया याद दिलाते हुए, परिचय कराते हुए आगे बढ़ने का आज प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा जो मूल होगा वो होगा राजपूत नीति। ठीक है, ये राजपूत नीति मुगलों की, हम मुगल पढ़ने जा रहे हैं तो इसका सामान्य परिचय मुगल। ठीक है, मुगल की जो सामान्य परिचय है हम उस पर थोड़ा बहुत आज अभी आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की नींव जिस व्यक्ति ने डाला उसका नाम बाबर था। ठीक है, बाबर अफगान फरगना का रहने वाला था और 1526 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। कब? 1526 ईस्वी में। अब वो अलग परिस्थिति है कि किसने इसको मैसेज दिया, किसने इसको बुलावा भेजा और क्या किया। ठीक है, तो 1526 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत पर लोदी वंश का साम्राज्य स्थापित था। ठीक, किसका? लोदी साम्राज्य स्थापित था और लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी तब भारत पर शासन दिल्ली सल्तनत पर कर रहा था।
जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो वो आक्रमण के क्रम में बढ़ते हुए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा और उसका सामना दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी आगे बढ़कर पानीपत के मैदान में किया। इस प्रकार से पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ वो 1526 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ और भारत का जो केंद्रीय शासक था वो हार गया। ठीक, इब्राहिम लोदी की हार होती है और यहीं से एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक नए राजवंश की भारत में नींव पड़नी शुरू हो जाती है। उसके बाद से वो पानीपत के बाद से 27 में खानवा किया, फिर घाघरा किया, फिर चंदेरी जीता। ठीक है, इस प्रकार से वो 4 लगातार युद्ध जीतकर अपने साम्राज्य की यहां पर नींव डाल दिया। 26 में जीता और 30 में इसकी देहांत हो जाती है। तो बहुत लॉन्ग टाइम इसको बाबर को नहीं मिलता है। ठीक है, बाबर का जो शासन काल है वो 26 से 30 होता है। 26 से 30, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध और उसके बाद से खानवा। ठीक है, चंदेरी और घाघरा। ठीक, तो इस प्रकार से इसका इस सीक्वेंस में होता है। उसके बाद से भारत पर जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका बड़ा पुत्र हुमायूं सत्ता में आता है मुगल साम्राज्य के। ठीक, और इसका जो शासनकाल है यहां पर 30 से लेके लगभग 40 तक माना जाता है कि 30 से लेके 39-40 जो बिलग्राम का युद्ध हुआ शेर शाह के साथ, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, उसके साथ ही भारत हुमायूं की पराजय हो जाती है। ठीक है, फिर कौन आता है सत्ता में? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं कब बैठता है? जब इसके पिता की देहांत हो जाती है 1526 ईस्वी में, बाबर की 1530 ईस्वी में। ठीक है, 1530 ईस्वी में जब इसकी देहांत हो जाती है, उसके बाद वो मुगल सत्ता में आता है और इसका जो सामना होता है शेर शाह से होता है। जो एक मजबूत अपोनेंट था इसका वो था शेर शाह, और शेर शाह से अंतिम डिसाइडेड जो वार होती है वो होती है कन्नौज या बिलग्राम की युद्ध 1539-40 ईस्वी में। ठीक, और वहां पर हारकर एक एग्जाइल लाइफ जीने के लिए मजबूर होकर भारत से पलायन कर जाता है और ईरान में जाकर शरण लेता है। वो 40 से लेकर 55 तक बाहर रहता है। 55 में पुनः भारत पर आक्रमण करता है और सत्ता पर भारत के काबिज होने में वो सफल होता है। ठीक है, इस तरह से ये इसकी एक अचीवमेंट भी है कि जो पिता के द्वारा दिया गया साम्राज्य था, जिसको वो खो दिया था पराजय के बाद से, उसके हाथ से ये सत्ता भारत की चली गई थी। उसके बाद से हुमायूं पुनः अपने सत्ता को प्राप्त करने में सफल रहा। 1555 ईस्वी में इस सत्ता पर वह काबिज हुआ और 56 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। यही दिन पनाह नगर बसाया था जहां पर, वहां के लाइब्रेरी पर वो लाइब्रेरी से उतर रहा था कि उसको एक अजान की आवाज सुनाई दी और वो अपने घुटने के बल पर अजान के बाद से जो इबादत का तरीका होता है उसके पोच में आया और वो लुढ़क गया उस सीढ़ी से, गिर गया। गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसी संदर्भ में लेनपोल एक जगह कहता भी है, एक हिस्टोरियन है, वो कहता है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंततः लुढ़क कर मर गया। वो उसका एक स्टेटमेंट है हुमायूं के विषय में। तो इस प्रकार से जो हुमायूं थे वो सत्ता में आते हैं 1539-40 में, उनकी सत्ता चली जाती है 30 के बाद। पुनः 1555 में अपने वतन वापसी करता है, अपने साम्राज्य का विजय करता है और उसके बाद से 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो सत्ता की मजबूती थी, सत्ता का नींव तो मुगल साम्राज्य का बाबर के द्वारा डाला गया, लेकिन यहां पर इसको कुछ और एक मजबूती दिया गया। लेकिन वो मजबूती जो थी हुमायूं के द्वारा जो दी गई वो अस्थिरता पर आधारित थी। अभी वो उस परिपक्व अवस्था में नहीं आई थी जहां से साम्राज्य की बिल्डअप किया जाए, साम्राज्य को एक एक्सपेंशन के साथ बिल्डअप किया जाए, एक स्ट्रेंथन दिया जाए उसको,
ताकि ये लॉन्ग टाइम तक टिकाऊ हो सके, ड्यूरेबल हो सके। ठीक है, ये काम अब यहां पर एक और हीरो का आगमन होता है, वो होता है हुमायूं की मृत्यु कब हो जाती है? 56 में। ठीक है, 56 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद से आता है अकबर का दौर, और अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक सत्ता पर काबिज रहते हैं। कब? अकबर जो है वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक सत्ता पर काबिज रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो अकबर के यहां पर आगमन होता है। लेकिन अकबर का राह बहुत आसान नहीं था। इनका जो रास्ता था वो शुरू से ही एक कठिनाई और कांटा भरा रहा था। जैसे इनकी पिता की मृत्यु हुई तो ये दिल्ली से पिता के साथ नहीं थे, बाहर थे। ठीक है, पंजाब में ये युद्धरत थे, और वहीं पर इनको पता चलता है और उनकी राज्याभिषेक कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद से आप देखिएगा तो उसके जस्ट बाद इनको भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति से सामना करना पड़ता है, और वो हेमू के रूप में होता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हेमू के रूप में, जो दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है। इधर से हेमू है, उधर से अकबर के नेतृत्व में, जो कि बैरम खां मूलतः कमांडर इन चीफ था और इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। दोनों का आमना सामना पानीपत के पुनः मैदान में हो जाता है, जिसको हम पानीपत का द्वितीय, द सेकेंड वार ऑफ पानीपत के रूप में जानते हैं। ठीक है, और वहां पर एक ऐसी घटना घटती है इस युद्ध के मैदान में कि इतिहास की धारा ही वहां से बदल जाती है। इतिहास में यह सिद्ध हो जाता है कि अब कौन शासन करेगा, और मुकद्दर से क्या नहीं पाया जा सकता है। जो मुकद्दर का सिकंदर है वो यहां पर कहावत भी स्थापित हो जाती है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि वो लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। तो एक लम्हा ऐसा हुआ आया जो इतिहास को मोड़कर रख दिया और एक ऐसे शासक को प्रदान किया जो भारत के अकबर द ग्रेट के रूप में जाना जाता है, एक अकबर महान के रूप में मध्यकाल में जाना जाता है। ठीक है, हुआ यह था कि युद्ध में हेमू की सेना भारी पड़ रही थी, लगभग वो बहुत मजबूत स्थिति में थी। तब तक एक पता नहीं कहां से तीर आया और शासक के हेमू के आंख में लग गया, और हेमू वहां पर बेहोश मूर्छित होकर गिर गया हाथी के हौदे में। वो हाथी पर सवार था, वहीं से युद्ध कर रहा था। लेकिन अब देखिए, उसके बाद से उसकी सेना में भगदड़ मच गई और सेना ये मान ली कि हम पराजित हो गए हैं, और जीती हुई पराजय जो बाजी थी वो पराजय में बदल गई। ये बहुत बड़ा फॉल्ट था। ये फॉल्ट ये आज का नहीं था, एंशिएंट काल से जो चला आ रहा था कि शासक राजा मारा गया, इसका मतलब हम हार गए, और बाकी कोई बी कैटेगरी का वहां पर टीम नहीं होती थी जो मामला को बैटलफील्ड में संभाल सके। तो ये जो प्राचीन काल से था वो हेमू के भी समय में ये कॉन्सेप्ट बदल नहीं पाया था। ये वैसे ही था जैसे आप देखते होंगे जब आप लोग चेस खेलते होंगे तो सारी फौज मार जाए, आगे का घोड़ा हाथी कैमल सब मार जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजा को बहुत बचाया जाता है। अगर राजा को चेक भी हो गया तो चेस में आप हिल जाते हैं। वो चेस का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली हिंदू जो बैटल स्ट्रेटजी थी वो वहां से लिया गया है। आप देखते होंगे कि हमेशा आप अपने किंग को बचाते होंगे, उसके आगे हाथी घोड़ा, और वो मंत्री तो हमेशा लगा रहता है जो उसका मिनिस्टर होता है राजा का। और यहां पर ही हुआ कि जीती हुई बाजी हार गई और अंततः हेमू को मार दिया गया और दिल्ली के सल्तनत पर, दिल्ली के गद्दी पर एक नए शासक को विराजमान कर दिया गया और ये था अकबर। ठीक है, अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक सत्ता पर काबिज रहे। इसके बाद 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके पुत्र आते हैं जहांगीर। कौन आता है? जहांगीर। अकबर के समय में कहा जाता है कि रियल में इसको रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर माना जाता है। इसने वास्तविक रूप में उसको मजबूती प्रदान किया, उसका विस्तार प्रदान किया, और इस तरह से मजबूती एवं विस्तार दिया कि मुगल साम्राज्य
जो 1526 में जिसकी नींव पड़नी शुरू हुई थी, वो 1857 की क्रांति के बाद तक किसी न किसी बना रहा था एक केंद्रीय सत्ता के रूप में। वो भी ऐसा नहीं कि ये टेरिटोरियल सत्ता था। ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय सत्ता मुगल हमेशा बने रहे। इवन जब 1857 की क्रांति हुई तो जो सैनिक दिल्ली की तरफ मूव किए तो वो पुनः बहादुर शाह द्वितीय जफर को सत्ता पर काबिज करके भारत का केंद्रीय शासक सम्राट घोषित कर दिए थे। ये इसका श्रेय अकबर को ही जाता है। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर आते हैं। 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का दौर आता है। ठीक है, उसके बाद से 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक जो है अब आ जाते हैं शाहजहां। कब? 1628 से 1658 तक। शाहजहां ये वही व्यक्ति हैं जिनके जीते जी उनके पुत्र जो है आपस में सत्ता की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए थे, जिनको द वार ऑफ द सक्सेशन कहा जाता है, उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अब आता है एक और हीरो की एंट्री होती है 58 में ही, वो है औरंगजेब। 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासन था, जो सबसे लॉन्गेस्ट भी है। कितना हुआ? 58 से लगभग ये 50 वर्ष तक शासन करता है। ठीक, और इस जो बाबर से लेके औरंगजेब तक, बाबर का टाइम कितना? 1526। ठीक है, 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक जो बाबर से लेके औरंगजेब तक का टाइम होता है। इतने समय तक इन लोग एक मोस्ट पावरफुल भारत के सेंट्रल पावर के रूप में शासन करते रहे। इसके बाद के मुगल वंश को हम लेटर मुगल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जो 18 सेंचुरी से शुरू होती है। तो हम 18 सेंचुरी तो यहां पर अभी नहीं देखेंगे। हम जो देख रहे थे सामान्य रूप से वो बाबर से कहानी शुरू हुई और औरंगजेब तक। आपके सिलेबस का मोस्ट पार्ट जो है यहीं से होता है कि इस शासक इतना लंबा समय तक जब शासन किए, विभिन्न शासकों के अंतर्गत इस व्यवस्था आगे बढ़ रही थी, तो कौन कौन सी ऐसी हथकंडा, साधन या जिसको हम नीतियां कहते हैं, जिसको पॉलिसीज कहते हैं, कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी अपनाए जिससे उनका शासक, उनका जो साम्राज्य था वो ड्यूरेबल रहा, विस्तार हुआ उसका, वो टिकाऊ के साथ साथ विस्तार हुआ, एक मजबूत शासक के रूप में रहा। और मध्यकाल के एक गोल्डन एज तो नहीं कह सकते, कुछ कुछ एज उसका गोल्डन एज भी है, लेकिन एक चरमोत्कर्ष के दौर में भारत का शासन रहा, वो है। अब हम उसी शासकों के अंतर्गत इनके जो कुछ पॉलिसीज हैं हम उसका अध्ययन यहां पर करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको इसी में आपको हुमायूं के बाद और अकबर से पहले तक में शेर शाह भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण शासक आता है। शेर शाह के भी विषय में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। शेर शाह की कुछ नीतियां, शेर शाह के द्वारा आर्थिक गतिविधियां, ठीक है, उसका भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि यही शेर शाह है जिसने विवश कर दिया था हुमायूं को कि देश छोड़कर भागना पड़ा था। ठीक है, तो इस तरह से हम बीच में शेर शाह के भी विषय में अध्ययन करेंगे। चूंकि ये इतना लंबा शासन था, शासन को संचालित करने के लिए शासन व्यवस्था मजबूत ढंग से हो, लाइन ऑर्डर मेंटेन रहे और साम्राज्य फले फूले आगे बढ़े और बढ़ता ही रहे, इस मंतव्य को आगे बढ़ाने के लिए मुगल शासकों के द्वारा कई नीतियों का अनुसरण किया गया था। ठीक है, तो हम संपूर्ण पॉलिसी जो है एक जगह आज के क्लास से हम शुरू करेंगे और एक जगह देखेंगे। ठीक, मुझे आशा है कि जो मैं जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिया हूं वो आप समझ गए होंगे। अब हम इनके नीतियों की तरफ चलते हैं। ठीक, तो जो इसकी नीतियां हैं मुगलों की, उसमें हम सबसे जो महत्वपूर्ण नीति है वो है राजपूत नीति। राजपूत नीति, ठीक है। तो राजपूत नीति के विषय में हम अध्ययन इसका करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर में ऐसा क्या हो गया था कि मुगलों को राजपूत नीति जैसे एक इंडिविजुअल पॉलिसी को का अनुसरण करना पड़ा था। ठीक है, राजपूत नीति में हम इसका सामान्य स्थिति
पहले देखेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्या था। तो हम इसकी राजपूत नीति के अंतर्गत सबसे पहले इसका उद्देश्य देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। देखिए, कोई भी नीति अपनाई जाती है, चाहे कोई भी दोस्ती मित्रता किया जाता है, तो मित्रता में तो छद्म उद्देश्य नहीं होता, लेकिन जो नीतियां हैं, खास करके जो शासक की नीति एक डिप्लोमेसी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, वो बनाई जाती है, तो निश्चित रूप से उसका एक इंटेंशन होता है। जिससे हम लोगों ने अभी वर्तमान टाइम में समझिए कि जब मोदी गवर्नमेंट आई तो लुक ईस्ट पॉलिसी पहले चल रही थी, जो उसके बाद उसमें जोड़ दी लुक एक्ट पॉलिसी। ईस्ट के साथ एक्ट जोड़ दिया था कि हम उसमें एक्ट भी करेंगे, कार्यकाल। तो क्यों हम, उसके पहले गुजराल डॉक्ट्रिन आया था, फिर लुक ईस्ट पॉलिसी आया, तो ये क्या था भारत के विदेश नीति में? कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। तो हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्री थे, हम उसको अपने पक्ष में मिलाना था, उसके साथ व्यापार संबंध स्थापित करना था, उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करना था। डिफरेंट टाइप ऑफ एम्स थे, ठीक है, कई प्रकार के गोल्स थे। तो उसी प्रकार से जब शासक कुछ नीतियां अपनाता है तो उसका ऐसे नहीं हवा हवाई बातें होती हैं, उसका एक इंटेंशन होता है, एक उद्देश्य होता है, उसमें उसके स्ट्रेटेजिक कई प्रकार के स्ट्रेटजी उसमें समाहित होती है। उसके आर्थिक होता है, राजनीतिक होता है, सामरिक होता है, उसके साथ ही साथ मित्रता पर भी आधारित वो होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर वो चीजें होती हैं। तो हम इसका सबसे पहले उद्देश्य देखेंगे, ठीक है, हम उद्देश्य देखेंगे और इसको बहुत अच्छा तरीका समझेंगे। राजपूत पॉलिसी, देखिए मुगलों की पॉलिसी जब विखंडित अवस्था में पढ़ा जाता है तो बड़ा कठिन लगता है, कहां से शुरू करें, कहां पर खत्म करें, क्या लिखें, क्या पढ़ें, क्या नहीं लिखें, क्या नहीं पढ़ें, ठीक है। तो हम इसको पहले बहुत सिलसिलेवार तरीका से समझते हैं। उद्देश्य क्या था? तो आप देखे होंगे कि जो मुगलों के द्वारा नीतियां अपनाई गई थी, ये बहुत सारगर्भित नीति थी, राजपूतों की नीति, जिसमें कई उद्देश्य एक नीति के साथ समाहित हो रहे थे, कई उद्देश्य इससे पूर्ण हो रहे थे। जिसमें एक नीति था कि जिसे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पहले समझिए। उद्देश्य में पहला था राजस्थान की भौगोलिक एवं सामरिक स्थिति, ठीक है, इसको आप समझिए। जो राजस्थान आप मैप में देख रहे हैं, ठीक है, जो आप देख रहे हैं ये राजस्थान, आप इसको समझिए। ये राजस्थान का जो पार्ट था तब राजपूताना मध्यकाल में कहा जाता था। इस राजपूताना में पाकिस्तान का जो सिंध वाला एरिया था ये सब समाहित था, ठीक है, ये सब इसमें समाहित था। किसमें? राजपूताना में ये सब एरिया इसमें समाहित था। इसमें सिंध भी आता था, ठीक। और राजपूताना की जो स्थिति थी वो नॉर्थ इंडिया के शासकों के लिए, भारत के मुगलों के शासकों के लिए, खास करके अगर मुगल शासक के संदर्भ में केवल के लिए बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अब यहां से आप देखे होंगे कि ये जो एरिया है ये गुजरात वाला है। गुजरात पर अगर आपको आक्रमण करना है, गुजरात को अपने नियंत्रण में लेना है, तो आपको राजपूताना क्षेत्र से होकर जाना होगा। समझिए इसको, कहां से जाना होगा? ये राजपूताना से जाना होगा। सिंध को आपको डायरेक्ट अपने नियंत्रण में लेना है तो राजपूताना को नियंत्रण करना होगा। आपकी सेना यहां से गुजर ही नहीं पाएगी अब जब तक राजपूताना आपके साथ नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। फिर आपको यहां से मालवा का जो क्षेत्र था उस पर, जो कि आर्थिक रूप से बड़ा मजबूत एरिया था, मालवा पर अधिकार करना है तो वो आपको राजपूताना आपके हाथ में होना चाहिए, एनी हाउ एंड एनी टाइप, ठीक है। फर्स्ट या तो वो आपका मित्र हो जाए, या दूसरा वो आपके
अधीन हो जाए, नियंत्रण में हो जाए। ठीक है, ये दोनों स्तर पर। तो राजपूताना की जो स्थिति थी, जो सामरिक एवं भौगोलिक स्थिति थी, देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मुगल एम्परर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। और यही रीजन है कि गुजरात, सिंध और मालवा को ध्यान में रखते हुए और यहीं से दक्षिण भारत की तरफ जब आपको जाना होगा तो भी राजपूताना इंपॉर्टेंट था। तो राजपूताना पर सामरिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति देखते हुए मुगलों के द्वारा उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद से भौगोलिक स्थिति के बाद भी आप देखिएगा तो इसमें आपको यह दिखाई देगा कि जो मुगल शासक थे अपने साम्राज्य का ये विस्तार चाहते थे। क्या चाहते थे? विस्तार चाहते थे, एक सुदृढ़ीकरण चाहते थे। विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। ठीक है, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण चाहते थे। यह तभी संभव था जब आपका राजपूत साथ में हो और राजपूताना आपके साथ में हो। बिना राजपूताना के आपका विस्तार संभव नहीं था और साम्राज्य की सुदृढ़ीकरण भी संभव नहीं थी, क्योंकि राजपूत एक ऐसा जाति है व्यक्तिगत तौर पर जिसकी वफादारी, जिसकी ईमानदारी और जिसकी बहादुरी, ये तीनों चीजों की आज तक कोई सानी नहीं है। अगर राजपूत वफादारी में, ईमानदारी में और उसके सामने से लड़ाई में, वीरता में, और ये जब तक नहीं जुड़ते तब तक मुगल साम्राज्य सुदृढ़ नहीं हो सकता था। इसलिए यह जरूरी हो गया था अकबर के सामने कि एक इंडिविजुअल पॉलिसी राजपूतों के लिए लाई जाए और इस राजपूत पॉलिसी के अंतर्गत उनको सुविधाएं प्रदान किया जाए, उनको एनी हाउ साम्राज्य से जोड़कर रखा जाए। ठीक है, तो यह भी उसका बहुत महत्वपूर्ण था। ये उनकी जो बहादुरी थी, जो उनकी निष्ठा थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। ये एक निष्ठावान एवं बहादुर वर्ग था, इसलिए इनको जोड़ना जरूरी था। चूंकि ये मध्यकाल है, तलवार का ही बोलबाला था, एक लड़ाकू वर्ग की बोलबाला थी और एक तलवार को मजबूत करने के लिए राजपूतों की जरूरत थी। तो इसलिए इनमें निष्ठा एवं बहादुरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था उद्देश्य में। ठीक है, इसलिए भी इनको जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा कि ये वही दौर है कि जब अकबर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तब वहां पर प्रारंभिक अवस्था में ही उज्बेकों के द्वारा, अफगानों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के उनके अपने ही जो धर्म मजहब के लोग थे वो लगातार चुनौती दे रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। ऐसी स्थिति में उसको एक ऐसे वफादार वर्ग की जरूरत भी थी जो इनको चेक एंड बैलेंस कर सके, जो कोर्ट में एक षड्यंत्र कंस्पिरेसी बना रहे थे, एक प्रकार से लगातार उपद्रव कर रहे थे साम्राज्य के अगेंस्ट जा जाके, तो उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए भी राजपूतों की उनको जरूरत थी। इस उद्देश्य से भी वो अपने साथ इन लोगों को जोड़ने में अपनी बुद्धिमानी समझा था और ये उद्देश्य भी था। तो जो ये अपने लोग थे, ठीक है, जिस उनको चेक एंड, जैसे उज्बेक, अफगान, तुर्क, ठीक है, इनको नियंत्रित एवं संतुलित करने के लिए, चेक एंड बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इसके लिए भी इनकी जरूरत थी। ऐसे हवा हवाई बताए ना कि नहीं था, ये पॉलिसी थी, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण तरीका से सोचा समझा गया रणनीति का हिस्सा था। ठीक है, तो ये था इनका मुख्य रूप से उद्देश्य कि क्या इसका उद्देश्य था। उद्देश्य हम लोगों ने इसका देखा, उद्देश्य क्या था। ठीक है, अब मुगलों के द्वारा राजपूत नीति अपनाने का जो एम था, गोल था, यही 4-5 पहलू के अंतर्गत हम लोग इसको देख लिए। अब हम इसकी विशेषता भी देखेंगे। क्या देखेंगे? विशेषता। विशेषता क्या थी?
राजपूत नीति की क्या विशेषता थी, आखिर किस तरह यह टिकाऊ रहा, सफल रहा। देखिए, जब यह सफल है तो ये बहुत विशेष है, चूंकि जो पॉलिसीज बनाई जाती है उसकी सफलता और असफलता पर ही शासक के अचीवमेंट की जो है वो मूल्यांकन किया जाता है। आप याद करिए, जब हम लोग एमबीटी पढ़ रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ रहे थे, इन बहुत बढ़िया बढ़िया पॉलिसी बनाया, वेलफेयर था, और उस वेलफेयर में जनता की वेलफेयर समाहित थी और उसमें प्रगतिशीलता भी थी। हम बार बार बोल रहे थे, आज भी बता रहा हूं कि उसमें प्रगतिशीलता भी थी, शासक भी, लेकिन अंततः हाथ क्या लगा, तो पागल था, मूर्ख था, असहिष्णु था, और जनता को प्रजा से और राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स हैज बीन प्रोड्यूस। ठीक है, वो कितने प्रोड्यूस कर दिए गए उसके विषय में। तो ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि आखिर सफलता, ये राजपूत नीति इसकी बड़ी सफल रही, और निश्चित रूप से औरंगजेब के टाइम तक राजपूतों ने अपने सेवा का, अपने निष्ठा का मुगलों को योगदान दिया था। तो इसकी क्या विशेषता थी, कुछ तो महत्वपूर्ण बातें होंगी ही होंगी जो अन्य लोगों से अलग करती थी। यही दिल्ली सल्तनत में भी राजपूत थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत के शासक राजपूतों की यूटिलिटी को उस स्तर पर नहीं समझ पाए थे। उस स्तर पर उनको अपना बनाने का प्रयास राजपूतों को दिल्ली सल्तनत के शासक के द्वारा नहीं किया गया था। एक छोटा मोटा अगर प्रयास देखिएगा तो दक्षिण के संदर्भ में, खास करके देवगिरी के संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, अदरवाइज जो है ऐसा दिल्ली सल्तनत का कोई शासक नहीं था जिसमें हमें इस दूरदर्शिता दिखाई देती है। और राजपूत इज द डिमांड ऑफ दोज टाइम, उस समय के डिमांड थे। बिना राजपूतों के साम्राज्य में न मजबूती आ सकती थी, न स्थिरता आ सकती थी। और देख लीजिए, ये लगातार शेर शाह से लेके, उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी से लेके, उसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक के तक। मोहम्मद बिन तुगलक तो राजपूतों से, हमीरदेव से डायरेक्ट लड़ गए थे, और कहा जाता है कि उनको वो कैद कर लिए थे। हमीरदेव मेवाड़ के शासक थे। तो इस प्रकार से ये बहुत दूरदर्शी काम था अकबर का, जो कि एक इंडिविजुअल पॉलिसी के रूप में लेकर आए। और इस पॉलिसी की अपनी एक महत्व विशेषता थी, एक उसमें अलग प्रकार की फीचर्स थे, उसको हम देखते हैं क्या थी। सबसे पहला कि वैवाहिक संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता थी। क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित किया। पहला इसकी विशेषता ये थी कि अकबर, उसके पहले के जो शासक थे, चाहे दिल्ली सल्तनत के शासक थे, वो सुप्रीमेसी के कम्प्लेक्स से, सुप्रीमेसी के एक कुंठित भावना से ग्रसित थे कि आई एम सुपर देन हिंदू और राजपूत। ठीक है, तो ये इनकी एक धारणा थी। ये धारणा जो है यहां पर अकबर तोड़ता है, कहता है कि हम मैरिज रिलेशन बनाएंगे। और इसको मैंने बताया था आपको एंशिएंट के क्लास में, लगातार बताता हूं कि मैरिज एक परंपरा होती है सामान्य व्यक्ति के लिए, लेकिन शासक के स्तर पर ये दिस इज द पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। यह क्या है? डिप्लोमेसी का, कूटनीति का एक हिस्सा होता है, जिसको अब के टर्म में हम लोग मैरिज डिप्लोमेसी कहते हैं। आप यहां पर इसको मैरिज डिप्लोमेसी के भी तौर पर देखिएगा और संबंध स्थापित करने के भी तौर पर देखा जाएगा। कैसे? इसने सबसे पहले क्या किया कि राजपूताना के महत्वपूर्ण शासक, कुछ शासक थे, इनके साथ वे वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिसमें आमेर के कछवाहा राजवंश थे, बिहारी मल, भारमल, जो भारमल थे, उनके बेटी से ये शादी करता है। कौन? अकबर। और आपको फिल्मों में जो दिखाया गया है वो नाम नहीं है, जोधाबाई से नहीं किया था। अकबर के जो पत्नी थी, जो भारमल की बेटी थी, उसका नाम था हरखाबाई। ठीक है, क्या नाम था? हरखाबाई। कहीं कहीं हीरक भाई भी मिलता है, लेकिन उनका नाम था हरखाबाई। ठीक है, तो हरखाबाई से उसने शादी किया। उसी प्रकार से जैसलमेर की जो भाटी राजवंश थे, वहां पर भी संबंध स्थापित किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो निश्चित रूप से जब राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, तो हमारे देश में तो भाई देखिए, किसी का हो या ना हो इज्जत, दामाद का बड़ा इज्जत होता है। तो ये राजपूताना के दामाद हो गए। राजपूताना में भी महत्वपूर्ण राजवंश कछवाहा, जैसलमेर के परिवार से इनका संबंध स्थापित हो गया। तो इनको एक वफादार वर्ग मिल गया, क्योंकि अब यहां से पारिवारिक संबंध स्थापित हो गए।
तो यहां से सहानुभूति मिलना शुरू हो गया। राजपूतों में भी एक दंभ था, सुप्रीमेसी की, कास्ट की, उच्चता का, वो भी अब धीरे धीरे यहां पर थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक के बाद एक कई राजपूत अब आगे बढ़ने शुरू हो गए कि नहीं, बराबरी के बाद पर वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाए। ठीक है, तो ये भी यहां पर था। तो इस राजनीतिक जो राजपूत नीति की शुरुआत हुई वैवाहिक संबंध से हुई। ठीक है, जब ये बीबियां आई, राजपूत कन्याएं जब यहां पर आई मुगलों के यहां, तो उनको पूजा पाठ की स्वतंत्रता दिया गया। पूजा पाठ की स्वतंत्रता, अपने रीति रिवाज के अनुसार, अपने मजहब के अनुसार वो अपने आराध्य देव की पूजा कर सकती थी। इवन इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध है, लेकिन अकबर के महल में, हरम के अंदर उनको मूर्ति पूजा करने का राजपूत कन्याओं को दिया गया था अधिकार। ये बहुत बड़ी विशेषता है, यानी कि उनकी स्वतंत्रता पर इंपोज नहीं किया गया था, जो मध्यकाल की एक बहुत बड़ा डिमांड था। मध्यकाल की एक बहुत बड़ा ये विशेषता थी कि ये जबरदस्ती कन्वर्जन कराया जा रहा था, वहां पर ही स्वतंत्रता दे रहा था अकबर। ठीक है, और उसके अलावा जब उसके पहले कुछ लोग हिंदू लड़कियों से शादी किए थे, दिल्ली सल्तनत के शासक वगैरह, तो उनको अपने मायके आना जाना, अपने रीति रिवाज को मानने का अधिकार नहीं था, लेकिन इसने दिया। वो महिलाएं जा भी सकती थी अपने मायके, वहां से आ सकती थी, वो अपने परिवार से संबंध स्थापित कर सकती थी। और जैसा कि नाम तो अलग है, फिल्मों में उसको नहीं आइडिया है आशुतोष गोवारिकर को, लेकिन जोधा अकबर आप देखे होंगे, जिसमें ऋतिक रोशन है और ऐश्वर्या राय है। ठीक है, तो ऐश्वर्या राय जो है वो हरखाबाई की रोल की है, लेकिन यहां पर नाम वो जोधा अकबर रख दिया। वो डायरेक्टर को उतनी आइडिया नहीं थी कि एक्चुअल में जोधा जो है वो जहांगीर की पत्नी है। तो वहां पर दिखाया है कि वो मायके चली जाती हैं, नाराज होती हैं, फिर अकबर जाता है, पुनः उनका वहां से विदाई कराकर लेकर वापस आता है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता उसने दिया था। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो राजपूत थे, जो उसके दरबार से जुड़े थे, उसके मनसबदारी प्राप्त किए थे, वहदा प्राप्त किए थे, उसके दरबार से जुड़े हुए, जैसे टोडरमल थे, मान सिंह थे, उनका पूरा फैमिली था, बिरबल थे। ठीक, तो इन लोगों को अपने रीति रिवाज के अनुसार अपने धार्मिक मान्यताओं को पूर्ण रूप से पालन करने का अधिकार दिया था। जैसे हिंदू हम लोग टीका लगाते हैं, तो टीका लगाकर, तिलक लगाकर, उसके बाद पगड़ी धारण करके, अपने देवताओं का माला करके, इस धारण करके आप दरबार में आ सकते थे। तो निश्चित रूप से ये बहुत